जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि यूपीएसआई में सिलेक्शन कैसे लें, सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम कैसे देख पाएं या टॉपर्स कैसे बने। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और पढ़ने की रणनीति क्या होगी, क्या हमारी रणनीति हवा हवाई है या सच में लॉजिकल है। तो आज उस पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये एग्जाम हो रहा है यूपीएसआई का, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं और उनको कैसे कैसे कवर किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारे यहाँ है 4 सब्जेक्ट। क्या क्या है? मैथ, रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, हिंदी और जीके। ये 4 सब्जेक्ट हैं। इनमें हम अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें और अपने सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देख पाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि बड़ी चर्चित रहता है यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में और एसआई में कि जो मैथ होता है 40 प्रश्न। सबसे पहले ये जान लें कि ये 40-40 प्रश्न होंगे। ये 40-40 प्रश्न होंगे। जो मैथ है, मैथ में हमें पता है कि ये 40 प्रश्न पूरा पूरा मैथ नहीं रहता है, उसमें रीजनिंग रहती है कुछ। तो वो रीजनिंग लगभग कितनी होती है? 20 से 25 तो इसमें मान लीजिए मैथ होता है। 20 से 25 के आसपास मैथ होता है, यानी उसके बाद 15 या 20, 15 से 20, 15 से 20 जो हमारा होता है वो रीजनिंग का पार्ट होता है। वो दिया रहता है मैथ में, लेकिन वो रीजनिंग का पार्ट होता है। और 40 प्रश्न रीजनिंग तो हमें पता ही है, और हिंदी तो पता ही है कि 40-40 पूरा रहता है। जीके, जीके में सबसे ज्यादा जो हमारा वेटेज होता है, वो जीके में वेटेज किसका होता है? पॉलिटी का। जो जीके में हमारा सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो पॉलिटी का होता है। उसके बाद बाकी टॉपिक भी आप देख लीजिएगा। तो शॉर्टकट हम जल्दी से छोटे से छोटे वीडियो में जानना चाहेंगे। तो सबसे ज्यादा पॉलिटी पे ध्यान देना है। इससे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जो जीके है वो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इसका एरिया है। तो सबसे ज्यादा हम कवर कहां से कर सकते हैं? वो है पॉलिटी से। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री से हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मूल विधि। ये तीन टॉपिक आपने अगर जीके में कवर कर लिया तो समझ लीजिए कि आप 50% के आसपास पहुंच चुके हैं। 50% के आसपास पहुंच जाएंगे। 40 के जो जीके सेक्शन है उसमें से आप पॉलिटी, हिस्ट्री और मूल विधि आपने कवर कर लिया तो समझ लीजिए आपने जो जीके का 50% आपने आराम से कवर कर लिया है। तो सबसे ज्यादा इसकी रणनीति है कि जो 4 सब्जेक्ट हैं उन 4 सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं हम उनको सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहले उनको कवर कर लेने के बाद जब हमें लगेगा कि नहीं, अब हमारी पढ़ाई जो ज्यादा वेटेज वाली है वो हो चुकी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कम वेटेज वाले हैं उनमें भी जो ज्यादा वेटेज वाले हैं पहले उनको पढ़ लेंगे। दोस्तों जो 160 प्रश्न है, 160 प्रश्न, तो संभव तो है नहीं कि 45 से 43 भर्ती है तो हर कोई 160 में 160 करके आए। 160 में 160 करने वाले ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। 160 में 150 करने वाले मान लेते हैं कितने होंगे? 100-200 होंगे। और 140 करने वाले जो 45 से 43 भर्ती है उसमें से मैक्सिमम अगर कोई हो सकता है तो 50% लोग हो सकते हैं 140 प्लस करने वाले, 50%। तो मतलब कि ये कह सकते हैं कि हमें जो 140 के आसपास का टारगेट है ना, ये मीडियम है। मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे जो 140 के आसपास वाले रहने वाले हैं। जो टॉपर्स हैं, वो जो सबसे अधिक नंबर लाने वाले हैं वो कितने हैं? 140 प्लस। 140 प्लस लाने वाले कितने हो सकते हैं? ये जो हमारी वैकेंसी है 45 से 43, उसमें से जो वैकेंसी है वो ऐसे लोगों से भरी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 50%। 50% तो बहुत अधिक हो जाएगा। इतना नहीं होगा कि 50% लोग, मतलब कि 45 और 43 वैकेंसी है तो उसके
आधी संख्या के बराबर, उसकी आधी संख्या के बराबर लोग ऐसे हों जो 140 प्लस नंबर लेके आ पाए, क्वेश्चन नंबर जो है सही कर पाए। तो मतलब ये सीधा सीधा निर्धारित हो जा रहा है कि जो 140 से प्लस वाले हैं वो तो हर कोई होंगे नहीं, तो हमें 140 प्रश्न के आसपास का टारगेट, यानी 130 120 के आसपास का टारगेट जो है ना नॉर्मली लेके चलना पड़ेगा। जो टॉपर्स हैं वो तो लेके आएंगे, हम टॉपर्स के लिए ये नहीं बता रहे हैं, टॉपर्स तो ऑलरेडी उनको पता है कि हमें क्या पढ़ना है। लेकिन जो मीडियम टाइप के हैं, जो मीडियम से थोड़ा नीचे हैं, उनके लिए ये सिलेक्शन वो लोग लेके आएंगे जो या तो टॉपर्स हैं, उनको तो पता ही है सबको कि नहीं टॉपर्स कितने होंगे, 45 से 43 वैकेंसी में टॉपर्स कितने हैं तो सबको पता है। लेकिन जो सिलेक्शन वाले लोग हैं, सिलेक्शन जिनको चाहिए, केवल टॉपर्स बनने की जरूरत नहीं है, जिसको केवल सिलेक्शन से मतलब है, केवल सिलेक्शन लिस्ट में नाम होना चाहिए, चाहे वो लास्ट नाम क्यों ना हो, ऐसा होने के लिए हमें सबसे पहले एक रणनीति बनानी पड़ेगी। यदि हम टॉपर्स नहीं हैं तो हमें एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले हम वेटेज वाले, जो सबसे अधिक वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, पहले उनको कवर करें। तो अगर हमारे आज मॉक टेस्ट में 100 प्रश्न सही हो पा रहे हैं, अगर आज हमारे मॉक टेस्ट में अगर 100 प्रश्न सही हो पा रहे हैं, तो हम सबसे पहले एक टारगेट बनाएंगे कि हमारा 100 से 110 हो, 110 से 115 हो, 115 से 120 हो, इस प्रकार से टारगेट लेके चलेंगे। तो वो एक टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं? तो दोस्तों, जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे को आता है, और हर कोई रीजनिंग के ही सब्जेक्ट को देख करके कहीं भी कूद जाता है। रीजनिंग चाहे वो एसएससी हो, चाहे कहीं भी कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग हो, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रीजनिंग को देख के उस एग्जाम में कूदता है कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। लेकिन यूपीएसआई में थोड़ा सा और अग्रेसिव हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि रीजनिंग तो आसान है ही, उनको लगता है कि रीजनिंग आसान है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट क्या आसान उनको लगता है? हिंदी। तो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जो बंदे होते हैं, उनका सबसे बड़ा क्या टारगेट होता है कि हम रीजनिंग और हिंदी में मैक्सिमम से मैक्सिमम कर पाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कर पाए। तो उसी रणनीति से हम लोग भी ध्यान देंगे कि हम किस प्रकार से इसमें, आज अगर हमारे 100 प्रश्न सही हो रहे हो, तो उनको हम टारगेट बढ़ाते बढ़ाते कैसे कितना तक लेके जाएंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा वेटेज वाले प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व करने का या कवर करने का। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमारा जो सीपीओ में, सीजीएल में और सिलेक्शन फेज जो ग्रेजुएट लेवल होता है, उसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं लगभग, पहले तो थोड़ी बहुत रीजनिंग आती थी, लेकिन मैं 2 महीने में, 2 से ढाई महीने में केवल रीजनिंग, मैं तो ड्यूटी भी करता था प्लस टाइम मिलती थी, पढ़ता भी था। तो उस समय में मैंने क्या किया कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग को मैंने 2 से ढाई महीने में पूरा कवर किया, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का रिजल्ट है, जरूरत पड़ने पर दिखा भी दूंगा। पहले तो मैंने ये सोचा नहीं था कि कभी दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो जिन का मेरे पास रिजल्ट है अभी, मैं रीजनिंग सेक्शन का अपना दिखा सकता हूं कि मेरा खुद का कितना है। मैंने 2 से ढाई महीने में रीजनिंग को पढ़ के इतना कर दिया कि मॉक टेस्ट में मेरे फुल में फुल आते हैं। जब एग्जाम देने जाते हैं तो मेरा 90% से एबव ही रहता है। जो रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन का 90% से एबव ही रहता है। कई बार कुछ एग्जाम आसान होता है तो मेरे फुल में फुल भी हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस, यदि अगर मैं ड्यूटी करते हुए इस हिसाब से पढ़ पा रहा हूं कि रीजनिंग में कभी कभी फुल में फुल हो रहे हैं, 90% प्लस होते हैं रीजनिंग सेक्शन के, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो फ्री हैं, क्योंकि आपके पास तो फुल टाइम है। और मेरे पास, मैं ड्यूटी करते हुए भी इस हिसाब से पढ़ाई किया कि मेरे रीजनिंग सेक्शन का 90 प्लस एग्जाम में आता है, और मॉक टेस्ट वगैरह में फुल आता है। कई बार एग्जाम में भी फुल में फुल आ जाते हैं, या 25 में 24 आ जाते हैं, 25 में 23 आ जाते हैं, 25 में 22 आ जाते हैं, 50 में 45 आ जाते हैं, 50 में 44 आ जाते हैं, 50 में 48 भी आ जाते हैं। मतलब इस प्रकार से हमारे एग्जाम में परफॉर्मेंस रहा है। ये कैसे हुआ है? मैंने जिस टाइम रीजनिंग को पढ़ा 2.5 महीने, तो केवल रीजनिंग को ही पढ़ा, क्योंकि हमारे पास टाइम तो उतना ही होता था। मान लीजिए एक दिन में मेरे पास 3-4 घंटे टाइम मिलते थे, तो मैं केवल रीजनिंग पढ़ता था। और रीजनिंग को इस हिसाब से पढ़ा मैं कि मुझे तो समझ में आ जाता था। मैं कभी भी 1x में नहीं पढ़ा है, मैंने 1x के अधिक ही पढ़ा है। जो टॉपिक मुझे लगता था थोड़ा मुझे समझने में डिफिकल्टी होगी, उस टॉपिक को मैंने क्या किया कि 1.5x पे देखा है, या उससे कम पे देखा है, लेकिन जो आसान होता था उसको 1.5x से ज्यादा में ही देखा है मैंने। इस हिसाब से मैंने 2.5 महीने में, 2 महीने में अगर रीजनिंग मैं फुल में फुल कर सकता हूं,
तो आपके पास तो फुल टाइम है, आपके पास फुल टाइम है कि बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए भी डेली 2 से 3 घंटे अगर रीजनिंग पे दें तो रीजनिंग फुल में फुल आ सकती है। तो हम आपके जो टारगेट लेके चलते हैं वो फुल में फुल का नहीं, हम कितना रीजनिंग में 30 का टारगेट यहां से लेके चलते हैं। जो रीजनिंग सेक्शन है यहां से हम 30 का टारगेट लेके चलते हैं, रीजनिंग का 30 का टारगेट लेके चलते हैं। और जो मैथ होता है, आपको पता है मैथ में भी क्या आती है रीजनिंग, वो या तो 15 या 20 के आसपास में जो है रीजनिंग उसमें भी रहता है मैथ में। तो 15 से 20 तो आपकी रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी रीजनिंग मजबूत है, जिसकी रीजनिंग मेरे जैसे जो पढ़ा और पढ़ के उसने मजबूत किया, और जब समय आने पर मैं बताऊंगा भी कि रीजनिंग कैसे पढ़ें। तो रीजनिंग यहाँ जो 40 है, 40 में आप मान लीजिए 15 रीजनिंग आती है आपके टाइम पे, 15 रीजनिंग आती है और आप केवल 10 ही मैथ कर पाते हैं। 15 इनमें से रीजनिंग और 10 मैथ, 25 हुआ। आपको नॉर्मल मैं बता रहा हूं कि इसमें से 15 अगर रीजनिंग आ गई तो वो रीजनिंग आप 15 कर लेते हैं, 15 में 12 भी कर लेते हैं, तो रीजनिंग को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। मतलब इस 40 में से मैथ और रीजनिंग मिला के आप क्या कर लीजिए 25। पहले तो ये टारगेट लेके चलिए, हम टॉपर्स बनने के लिए तो नहीं बता रहे हैं, हम अपना सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखने के लिए लेके चल रहे हैं ना टारगेट। तो रीजनिंग में 30 कर ले रहे हैं और मैथ वाले सेक्शन में 25 कर ले रहे हैं। हिंदी, जिसको हर कोई रीजनिंग दूसरे नंबर पे हिंदी, या कुछ लोग पहले नंबर पे हिंदी और दूसरे नंबर पे रीजनिंग को देख के किसी एग्जाम में कूदते हैं, तो वो होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई का एग्जाम। इसी 2 सब्जेक्ट को देख के हर कोई कूद जाता है। और जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका भी जीके थोड़ा वीक होता है। हर कोई कई बार सुनिएगा आप कि फलाने मैथ में फुल लेके आ गए, रीजनिंग में फुल लेके आ गए और हिंदी में फुल लेके आ गए, लेकिन बहुत कम बार आपने सुना होगा कि जीके में फुल आ गया किसी का। ऐसा बहुत कम बार आपने सुना होगा। तो हम जो रीजनिंग का टारगेट, रीजनिंग हर कोई देख के कूदता है क्योंकि आसान सब्जेक्ट उसको लगता है, तो रीजनिंग में हमने 30 का टारगेट रख दिया। उसी प्रकार से हिंदी भी देख के लोग कूदता है ना कि आसान सब्जेक्ट है, तो हिंदी वाले में कितना टारगेट हम लेके चल रहे हैं, हिंदी में भी हम 30 का ही टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपके कितने प्रश्न हो सकते हैं सही रीजनिंग में भी जो हमारा रीजनिंग में 30 का टारगेट, उसी प्रकार से सेम हिंदी में भी लेके चलते हैं 30 का टारगेट। अब आ गया जीके। आपका जो मूल विधि और पॉलिटी है, इन 2 सेक्शन से और हिस्ट्री वाले सेक्शन से, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, आपको पढ़ने से कवर हो सकता है। तो बाकी टॉपिक भी तो है उसमें, स्टैटिक जीके टाइप का होगा, जो भी है जीके पोर्शन का, जीके सेक्शन का जितना भी पोर्शन है, उसमें से आप और भी इन 3 टॉपिक के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको आ सकते हैं पढ़ने पर, क्योंकि आप तो टारगेट बना लिए हैं कि आपको क्या बनना है, दरोगा। आपके कंधे पे 2 स्टार होने चाहिए, थाना अध्यक्ष बन के बैठने का आपका टारगेट है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यानी रीजनिंग जो जीके सेक्शन का और भी पोर्शन है ना, उनको भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने 50% यहां से कवर कर लिया, इन 50% में से मान लीजिए 20 प्रश्न का ये अगर मान लीजिए आता है, तो इन 20 में से आपने 15 का यहां से टारगेट बना लिया है, तो आपका जो 20 प्रश्न और भी अभी बचा, वो सेक्शन भी तो आप पढ़ेंगे। आप तो फ्री है ना, आप तो इसी के लिए लगे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, सब कुछ त्याग रहे हैं, तो बस दरोगा बनने के लिए ना। तो आपको ये जो 50% ये आ रहा है, 50% के बाद वाले सेक्शन है, उनमें भी तो आप 5-7 प्रश्न सही कर पाएंगे क्योंकि पढ़ रहे हैं। तो आप ये 50% मतलब 20 प्रश्न ये आएगा, तो इसको इतना पढ़िए, आपको हजारों कंटेंट इसको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं और अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। तो आप पॉलिटी, हिस्ट्री, मूल विधि, ये मान लीजिए 20 प्रश्न यानी 50% के आसपास भी अगर आप कर लेते हैं, मान लीजिए हम इसमें से 15 का टारगेट ले लेते हैं, आपका 15 का टारगेट इस सेक्शन से, 5 या 7 का टारगेट अगले सेक्शन से ले लेते हैं, मतलब लगभग ये हो जाएगा 15, 5, 20, और आप इसमें भी 20 से 22 का टारगेट ले लीजिए। आपका ये टारगेट हो गया जीके का। आपका ये जो हुआ, आपका कितना हो जाएगा, 5 2 7, 3 2 5, 3 8 2 10, 107 प्रश्न तो आप स्टार्टिंग में लेके चलिए। 107 यानी अभी 100 के आसपास का टारगेट लेके चलिए। जो मीडियम टाइप के स्टूडेंट हैं, जो उससे भी नीचे वाले स्टूडेंट है ना, पहले वो एक टारगेट सेट करें इस हिसाब से। अगर जिसकी और रीजनिंग वीक है तो वो और कम का टारगेट ले ले। एक टारगेट बनाए कि ये टारगेट अब पहले से फिक्स कर लो, जो भी करो मन में कभी मत करो, उसको कॉपी पेन पे लिखो, कहीं 1 2 4 10 पेज आप पंच करके उसको रख लीजिए, या पतला सा कोई रफ ले लीजिए,
या आपके किसी नोट्स के लास्ट पेज पे, 2-4 पेज पे कहीं ऐसे लिखिए, एक टारगेट बनाइए। पहले एक फुल पेज पे एक टारगेट बनाइए और ऊपर लिखिए मुझे दरोगा बनना है, या ऐसा कुछ भी आप एक लाइन लिख के उसमें ये टारगेट सेट करिए कि मुझे मैथ में कितना करना है, रीजनिंग में कितना करना है, हिंदी में इतना करना है, जीके में इतना करना है। तो ये एक टारगेट पहले दिन सेट करिए और उस टारगेट को आप ये मान के चलिए कि ये मैं कितना दिन फॉलो कर पाऊंगा, कितना दिन फॉलो कर पाऊंगा। तो उसके हिसाब से एक डेट निर्धारित कर लीजिए कि आज यदि अगर मैं शुरू करता हूं तो मैं 1 महीने में जो आप टारगेट बनाओगे इसको रिकवर कर लोगे, कवर कर लोगे। तो आज हमने जैसे 107 का हमारा ये टारगेट हो रहा है, उसी प्रकार से कुछ लोग अपना 100 का टारगेट ले लें, कुछ लोग 90 का टारगेट ले लें। इस हिसाब से टारगेट लेके चलें और वो टारगेट जैसे ही पूरा हो जाता है तो आप सभी सेक्शन में, चारों सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक को ढूंढिए जो आपको लगे कि ये मैं कर सकता हूं, उसको और करिए। अगर आपका जब टारगेट पूरा हो जाता है, रीजनिंग का मान लीजिए पहले आपने टारगेट बनाया 25 का, जब 25 आपका हो जाता है तो फिर टारगेट बनाइए 30 का। जब आपका 30 हो जाता है तो 30 से प्लस का टारगेट बनाइए, तब आप अच्छे स्टूडेंट में आ जाएंगे। जब आपका 30 से प्लस होने लगेगा तो आप कंपटीशन में रहेंगे उस टाइम पे। इसी प्रकार से चारों सब्जेक्ट में जो जिस प्रकार का स्टूडेंट है अपने आप को एक बार वो मापें, कोई प्रैक्टिस सेट देके या कहीं से आप एक बार अपने आप को मापें कि हमारा किस सेक्शन में कितना हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि टेस्ट दे के ही, कुछ लोग हो सकता है अपने चैप्टर को देख सकते हैं कि अच्छा मेरा रीजनिंग का इतने चैप्टर में से इतना मेरा कवर है, मैं इतने चैप्टर को इतने दिन में कवर कर लूंगा। उस हिसाब से आप एक टारगेट बनाइए। टारगेट बनाने के बाद क्या करिए, जैसे हमने 160 का टारगेट बना दिया ना, ये तब के लिए बना दिया जिसके मान लीजिए अभी पिछले लगातार महीने 2 महीने से लगा हुआ हो, उसके लिए ये टारगेट है कि वो इतना अभी अपने आप को टेस्ट करे कि मेरा क्या इतना हो रहा है। तो फिर आज जितना हो रहा है उसी हिसाब से आप टारगेट बनाइए कि मैं इतने दिनों में ये कवर कर लूंगा, इतने दिनों में ये कवर कर लूंगा। इस हिसाब से टारगेट बनाइए और आप जो टारगेट लेके चलिए, महीने 2 महीने का एक टारगेट बना के चलिए, क्योंकि अभी महीने 2 महीने में एग्जाम तो होने वाला नहीं है। तो महीने 2 महीने का टारगेट लेके चलिए। फिर जैसे ही आपका टारगेट पूरा होता है तो सभी सब्जेक्ट में अपने टारगेट को 5 प्रश्न 7 प्रश्न बढ़ाने का प्रयास करिए। ये जो 107 प्रश्न है ये समझ लीजिए आप इतना कर पा रहे हैं तो आप बहुत सही ट्रैक पे हैं। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप ऑफलाइन प्रैक्टिस, ऑनलाइन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए कि आपके प्रैक्टिस चल रहे हैं तो आपके उस बीच में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, इस हिसाब से लेके चलिए। आप मानो जो टारगेट लेके चल रहा है ना कि मैं 160 में 160 कर लूंगा, वो घबरा सकता है। एक मीडियम स्टूडेंट हो और वो टारगेट बना ले कि मैं 160 में 160 कर दूंगा, वो कभी संभव नहीं है। आपको एक छोटा छोटा टारगेट पूरा करना पड़ेगा। जो मीडियम है या मीडियम से नीचे टाइप के जो भी स्टूडेंट हैं वो सिलेक्शन में अगर आना चाहते हैं तो एक छोटा छोटा टारगेट बनाएं। जो एकदम स्लो अगर स्टूडेंट है तो वो अपने आप को इस हिसाब से ढाले कि एक टारगेट बनाए। सब लोग तो 160 में 160 का टारगेट बना रहा है ना, तो जो स्लो स्टूडेंट है, थोड़ा सा कमजोर स्टूडेंट है, जो मीडियम स्टूडेंट है, तो वो अपना टारगेट धीरे धीरे बढ़ाए, ना कि 160 में 160 का टारगेट बना ले। अगर एक मीडियम स्टूडेंट और उससे नीचे वाला स्टूडेंट 160 में 160 का टारगेट बना लेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो बिगड़ जाएगा, उसका सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। कभी प्रेशर में आ जाएगा, कभी कुछ भी करेगा, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करेगा सही से कि नहीं मुझे करना क्या है। जैसे ही एग्जाम आएगा सब वॉश आउट हो जाएगा, दिमाग से सब खाली हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने आप को स्थिर रखिए, माइंड को स्थिर रखिए। एक टारगेट इस हिसाब से सेट करिए। टारगेट को एक टाइमिंग के लिए, फिक्स टाइमिंग के लिए सेट करिए कि मैं इतने दिनों में ये टारगेट पूरा कर लूंगा। जैसे ही आपका वो टारगेट पूरा होता है तो फिर से आप टारगेट को बढ़ाइए कि आपका इस हिसाब से टारगेट रहा हो। आप इसी प्रकार का कोई टारगेट ले लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें 25 लें, कोई जरूरी नहीं कि इसमें 30 लें, कोई जरूरी नहीं कि इसमें 22 लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने हिसाब का टारगेट सेट करें और उसमें इंप्रूव करने के लिए फिर टारगेट सेट करें कि आज आपका जो है, आप या तो टेस्ट दे के अपने आप को देख लीजिए, कहीं कोई ऑफलाइन का कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसमें आप अपने आप को देखिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको पता है कि मेरा रीजनिंग का कितना चैप्टर कंप्लीट है, मेरा मैथ का कितना चैप्टर कंप्लीट है, मेरा हिंदी का कितना कंप्लीट है, मेरा जीके का कितना कंप्लीट है। तो उस हिसाब से भी अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा मुझे इतना इस सब्जेक्ट में इतना ये पढ़ना पड़ेगा, ये छूटा हुआ है, इसमें इतना ये छूटा हुआ है, ये पढ़ना पड़ेगा। इस हिसाब से अपने आप को सेट करें और धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट पूरा करते जाइए। एक समय हो सकता है आप खुद 160 में 160 लेके आने वाले बन जाएं, ऐसा हो सकता है।
तो ऐसे आप अपनी सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं और सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। या तो वो सिलेक्शन लिस्ट में टॉप पे फर्स्ट वाला हो या सिलेक्शन लिस्ट में लास्ट वाला हो, सबकी इज्जत बराबर है। तो घबराएं नहीं। अगर कोई टारगेट में अपना टारगेट जो बना रहा है कि मुझे इस सिलेक्शन में फर्स्ट नंबर पे आना है, तो उसका अपना टारगेट है, उसकी अपनी क्षमता है। लेकिन आपका क्या टारगेट है, आप खुद देखिए कि मुझे सिलेक्शन लिस्ट में आना है या टॉप करना है, वो आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। थैंक यू। बंद हो जा।